हेलो दोस्तों, मैं विशाल सर अपने YouTube चैनल विशाल कॉमर्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक, जिसे बोलते हैं डेथ ऑफ पार्टनर। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं डेथ ऑफ पार्टनर के बारे में कि ये डेथ जो होती है सर, अगर मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कभी कि भाई पार्टनरशिप में पार्टनर है और पार्टनर की डेथ हो गई, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, मान लीजिए 3 पार्टनर हैं और किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई या 2 पार्टनर की डेथ हो गई किसी एक्सीडेंट में, तो तब क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। हालांकि अगर हम एज अ ह्यूमन बीइंग सोचें तो एक दुख की बात होगी वहाँ पर, लेकिन अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी। तो अब जब हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी तो वो हमें चीज़ पहले ही सीख लेनी है कि क्या सर डेथ ऑफ पार्टनर के केस में क्या क्या ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा। तो डेथ ऑफ पार्टनर के बारे में आज मैं आपको पूरा कंप्लीटली यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। थ्योरी और प्रैक्टिकल में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है, जिसकी कैलकुलेशन करनी सबसे ज़्यादा टफ होती है, वो होता है किसी पार्टनर की डेथ के टाइम उसका करंट ईयर का प्रॉफिट शेयर निकालना। उसकी कैलकुलेशन आज हम सीखने वाले हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं डेथ ऑफ पार्टनर के बारे में तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी जब मैं अपने यूट्यूब चैनल को देख रहा था, मैं आपसे एज अ फैमिली बात कर रहा हूँ। जब मैंने उसको थोड़ा सा एनालाइज किया तो मैंने देखा कि हमारे वीडियोस के जो व्यूअर्स हैं वो 95% ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए तत्पर होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। तो सबसे पहले सर मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो मैं आपको बताऊँगा कि डेथ ऑफ पार्टनर होता क्या है और इस डेथ ऑफ पार्टनर में हम क्या क्या काम करने वाले हैं। ठीक है जी, तो देखिए आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा डेथ ऑफ पार्टनर का। कहता है कि अगर आप बात करें ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर द अमाउंट पेएबल टू हिम इज टू बी पेड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। क्या कह रहा है कि अगर डेथ ऑफ पार्टनर का केस बनता है तो उसका जो भी अमाउंट बनेगा उस पार्टनर का उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे किया जाएगा। सर अगर वही पार्टनर आ गया पैसे लेने तो सर पैसे लेना छोड़ो, लोग तांत्रिकों के पास भागने लगेंगे, लोग बहुत ज़्यादा जादू टोना कराने लगेंगे। भाई एक मरा हुआ व्यक्ति हमसे शेयर मांगने आ गया, तो क्या कभी ऐसा होगा? सर नहीं, नेचुरली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा कि भाई जब अगर पार्टनर की डेथ हो गई तो उसका जो भी अमाउंट बनता है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा, चाहे अब वो उसका बेटा हो, चाहे उसकी बेटी हो, उसकी वाइफ हो या अदर कोई लीगल पर्सन हो। तो जो भी उसका लीगली नॉमिनी होगा उस पार्टनर का, उस पर्सन को सारा का सारा जो उसका अमाउंट बनता है भैया डेथ तक, उसकी जो डेथ के टाइम तक उसका जो अमाउंट बनता है फर्म की तरफ से उसको पे कर दिया जाएगा। किसको कर दिया जाएगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी नॉमिनी को। पहला पॉइंट क्लियर है? हाँ जी सर, पहला पॉइंट क्लियर है। ये तो नॉर्मल सी बात है, कैजुअल सी बात है कि भाई कोई भी पर्सन की डेथ हो जाती है तो खुद पैसा लेने तो आएगा नहीं, तो उसका जो लीगली नॉमिनी जो होगा वही उस पैसे को ले पाएगा। क्लियर हो गया? जी सर क्लियर हो गया। सेकेंड थिंग कि जो डेथ ऑफ पार्टनर के केस में जो अकाउंटिंग होती है वो बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में होती है। यानी अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो जब उस समय जो कैलकुलेशंस होती है नॉर्मली 95% 98% वही कैलकुलेशंस हैं, बस 1-2 कैलकुलेशंस या 1-2 एडजस्टमेंट एंट्रीज जो हैं वो थोड़ी सी डिफर हो जाती है रिटायरमेंट से डेथ के केस में। ठीक है, बाकी ज़्यादातर जो है मैक्सिमम ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम रिटायरमेंट की तरह ही है। तो अगर आपको रिटायरमेंट आता है तो आप 10 मिनट के अंदर अंदर, सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर आप डेथ ऑफ पार्टनर का पूरा टॉपिक क्लियर कर जाएंगे। क्लियर हो गया? जी सर क्लियर हो गया। सर अब हमें ये बताइए कि जब पार्टनर
की डेथ होगी तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसा मिलेगा, हाँ जी मिलेगा, ये तो हमें समझ में आ गया। तो उसको क्या क्या मिलेगा सर ये बता दीजिए। तो देखिए भाई, सबसे पहले क्या लिखा हुआ, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब नॉमिनी जो होगा डिसीज पार्टनर का, डिसीज मतलब जो मृतक जो साझेदार है उसका, उसको क्या क्या मिलेगा। तो भैया उसको मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, उसको क्या क्या मिलेगा, उसको मिलेगा द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट साइड ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट, जो उसके कैपिटल अकाउंट यानी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है वो उसको मिल जाएगा, यानी कैपिटल उसकी वापस करी जाएगी। जी सर करी जाएगी। हिज शेयर ऑफ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल में इंक्रीमेंट हो गया, फर्म की गुडविल बढ़ गई, तो फर्म की गुडविल बढ़ी तो भैया उस पार्टनर ने भी तो काम करा था ना, अरे यार जो पार्टनर की डेथ हो गई उसने भी तो थोड़ा काम करा होगा, मेहनत करी होगी, तो क्या उसका कोई शेयर नहीं बनता। आप कहेंगे सर लीगली तो उसका शेयर बनता है, लेकिन वो तो अब आएगा नहीं, तो किसको दे दी जाएगी, उस लीगल नॉमिनी को वो पे कर दिया जाएगा। क्लियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर को, तो उस पार्टनर को जो जिसकी डेथ हुई है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। कितने दिन का, जितने दिन तक वो फर्म में पार्टनर रहा, यानी जितने दिन तक वो जिंदा रहा उस दिन तक उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। प्रॉफिट, किस में प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। आपको पता है ना कि जब भी एग्रीमेंट में चेंज आता है, जब भी पार्टनरशिप में जो चेंज आता है तो हमें असेट एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करना होता है, रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं इसे पार्टनरशिप फर्म का। जब भी पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है तो उस समय में असेट और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन करनी होती है, तो उससे या तो प्रॉफिट होगा फर्म को या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो भैया वो प्रॉफिट में उस साझेदार का भी हिस्सा होगा, क्योंकि उस समय असेट और लायबिलिटीज में वो साझेदार था, तो उसका जो प्रॉफिट होगा उसमें शेयर जो मिलेगा वो मिलेगा। ठीक है। हिज शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व, रिजर्व और सरप्लसेस में उसका हिस्सा, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिजर्व और सरप्लसेस में हिस्सा मिलता है, हाँ जी पार्टनर को मिलेगा। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, इसको बोलते हैं करंट ईयर प्रॉफिट। यही है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम जो आती है वो इसी में आती है। मान लीजिए यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ, यहीं पर थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा ईयर जो स्टार्ट हुआ वो ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2021 से, ठीक है। और पार्टनर की जो डेथ हुई, मान लीजिए सपोज बी कोई पार्टनर है, उसकी डेथ हो गई, ही इज नो मोर ऑन, ये मैं डेट ले लेता हूँ कोई भी, मान लीजिए सपोज 1 अक्टूबर 21, तो 1 अक्टूबर 2021 को उसकी डेथ हो गई। अब 1 अक्टूबर 2021 तक क्या उसे यहाँ से और यहाँ तक का प्रॉफिट नहीं मिलेगा? आप कहेंगे सर मिलेगा, लेकिन इस ईयर की प्रॉफिट की अगर बात करूं तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर बना 2021 से लेकर के 22, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर बना। और मुझे एग्जैक्ट जो प्रॉफिट मुझे पता चलेगा वो पता चलेगा सर, जो मुझे प्रॉफिट पता चलेगा वो पता चलेगा 31 मार्च 2022 को, सॉरी। जो मुझे प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो मेरा प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी वो होगी 31 मार्च 2022 को। तो ये तो पार्टनर की डेथ कब हो गई? 1 अक्टूबर 2021 को। तो क्या एक्चुअल प्रॉफिट का भी पता लगेगा? नहीं। तो हमें प्रॉफिट जो कैलकुलेट करना है वो यहाँ पर कैलकुलेट करना है, उसको तो हमें देना ही है ना यहीं के हिसाब से। अब ये थोड़ी बोल सकते हैं कि भाई आप 31 मार्च को आना तब हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे, हमें तो यहीं तक के प्रॉफिट की कैलकुलेशन करके देनी पड़ेगी। तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बहुत ईजी वे में सिखाने वाला हूँ कि करंट ईयर के प्रॉफिट में उसको कैसे शेयर मिलेगा। क्लियर? जी सर क्लियर हो गया। अब आगे, अब देखिए ये तो थी चीजें जो उसे मिलने वाली थी। ये कौन सी चीजें थी जो उसे मिलने वाली थी? कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो उससे ली जाएंगी, यानी चार्ज की जाएंगी। ये तो आपको पता है भाई, पार्टनर को सिर्फ मिलने वाली चीजें नहीं होती, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो उससे ली जाती है। ठीक है, तो वो क्या क्या उससे डेबिट किया जाएगा? अमाउंट डेबिटेड टू अकाउंट ऑफ डिसीज पार्टनर। तो अमाउंट जो डेबिटेड किया जाएंगे वो कौन कौन से किया जाएंगे? सबसे पहले ड्राइंग्स। अगर पार्टनर ने साल के दौरान कोई भी अमाउंट विड्रॉ किया था फॉर पर्सनल यूज, दैट विल बी कंसिडर एज ड्राइंग्स। उसको क्या बोला जाता है? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स तो उससे भाई उसकी कैपिटल में से घटाई जाएगी ना, माइनस की जाएगी। ठीक है, तो ड्राइंग्स जो है उसके डेबिट साइड में लिख दी जाएगी कैपिटल में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब ड्राइंग्स करिए तो उस पर चार्ज भी देना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड के अनुसार अगर लिखा हुआ है
तो पार्टनरशिप डीड के अनुसार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसे चार्ज करना पड़ेगा। अगर आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में नॉलेज कम है या फिर आप और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो पार्टनरशिप डीड के ऊपर मेरा पूरा वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर के पार्टनरशिप डीड की पूरी वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पूरा प्रैक्टिकल करके वहाँ पर सिखाया है। तीसरी चीज जो चार्ज की जाएगी, हिज शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। देखिए हमने ऊपर पढ़ा था कि रिवैल्यूएशन किया जाएगा असेट एंड लायबिलिटीज का, तो जो उससे प्रॉफिट होगा उसमें शेयर मिलेगा पार्टनर को। तो हो सकता है ना, इट मे बी पॉसिबल दैट रिवैल्यूएशन से हमें लॉस हो जाए, असेट एंड लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन से क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो उस लॉस में भी पार्टनर को भुगतान देना पड़ेगा। तो वो लॉस का जो शेयर आएगा वो डेबिट साइड लिखा जाएगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज, देखिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व में उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा था, तो क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज में पिछले साल के लॉस बकाया है तो उसमें क्या वो शेयरिंग नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। पार्टनरशिप फर्म की गुडविल डिक्रीज हो गई, पहले इंक्रीज हो रही थी तो प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा था, अब डिक्रीज हो गई तो क्या लॉस में हिस्सा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मतलब मिलेगा इन द सेंस चार्ज होगा। ठीक है, क्लियर हो गया जी सर, क्लियर होगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि पार्टनर को जब डेथ ऑफ पार्टनर की बात करेंगे तो क्या क्या उसे मिलेगा, क्या क्या उससे लिया जाएगा। और ये पूरा का पूरा किसके ब्याह पे कौन करेगा, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके ब्याह पे नॉमिनी जो होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो इन सब कामों को करेगा। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया है। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें फटाफट से, क्योंकि एफर्ट्स जो है वो मुझे भी आपके देखने हैं कि आप कितना इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, और अटेंडेंस जरूर लगा के जाएं। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इसका मतलब आप बहुत सिंसियर अपने करियर को लेकर के, और मेरी पूरी की पूरी आपको हेल्प मिलेगी, आपको सपोर्ट है कि आप मुझसे कभी भी कोई भी सवाल या कोई भी आपको सजेशन लेना तो बिल्कुल आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अब मैं आता हूं इस टॉपिक पर जो मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्या करंट ईयर का प्रॉफिट की कैलकुलेशन। तो जो करंट ईयर के प्रॉफिट की कैलकुलेशन है, जो करंट ईयर के प्रॉफिट की कैलकुलेशन है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जो करंट ईयर के प्रॉफिट की कैलकुलेशन अगर हम सीख रहे हैं, करंट ईयर प्रॉफिट जो भी निकाला जाएगा वो दो बेसिस पे निकाला जाएगा। कितने बेसिस पे निकाला जाएगा, दो बेसिस पे। वो दो बेसिस कौन कौन से होंगे, सबसे पहला तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। पहला क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। दूसरा क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। या तो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है यानी प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर, वो जो कैलकुलेशन की जाएगी वो दो मेथड से की जाएगी। वी हैव टू मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग द शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो वहां पर जो दो मेथड दिए गए वो कौन कौन सा है, पहला तो है सर आपका ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यानी समय के अनुसार, टाइम के अनुसार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर के बेसिस पे यानी सेल्स के बेसिस पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दो मेथड है करंट ईयर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के, यानी प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। दो मेथड है, पहला क्या है टाइम के बेसिस पर, दूसरा क्या है टर्नओवर के बेसिस पर। जो टाइम के बेसिस पर है वो, अब यहाँ पर टाइम को कंसीडर करना पड़ेगा सर, बिल्कुल टाइम को कंसीडर करना पड़ेगा। और जो टर्नओवर के बेसिस पे, क्या वहाँ टाइम को कंसीडर करना पड़ेगा, नहीं सर। अगर टाइम को कंसीडर करा तो फिर तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम बन गया ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर तो बना ही नहीं। क्लियर, गॉट इट, यस सर, वी हैव गॉट इट। अब आ जाते हैं हम इसकी कैलकुलेशन में। सर ये मतलब थोड़ा सा समझ में तो आ गया है, लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसकी कैलकुलेशन के लिए मैं आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है जी, तो दो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैंने दो क्वेश्चन लिए हुए हैं। पहला मैंने लिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम के बेसिस पर। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, ए बी और सी तीन पार्टनर है, ए बी सी तीन पार्टनर, देयर आर 3 पार्टनर्स। और जो बुक्स क्लोज होती हैं वो 31 मार्च ईच ईयर वो क्लोज हो जाती है। ये तो हम सब जानते हैं कि 31 मार्च को ये हमारा ईयर एंड होता है, इसमें तो कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। 30 जून को क्या हुआ, 30 जून को एक पार्टनर था जिसका नाम था ए, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ए डाइड ऑन,
ए भाई साहब की डेथ हो गई है और जो ए की डेथ हुई है वो हुई है 30 जून 2021 को। ए पार्टनर है 3 में से और उन 3 में से एक जो पार्टनर है ए, उसकी डेथ हो गई है 30 जून 2021 को। एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ डिसीज पार्टनर, यानी अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, यानी अभी हम किसकी बात करें, ए की, तो जो प्रॉफिट में शेयर निकाला जाएगा ए का, उसके लिए क्या कहा गया, वो कहा गया भाई कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। ये कहा गया कि भाई ये मान लीजिए, देखिए इस साल का प्रॉफिट कब पता चलेगा, 31 मार्च 2021 को। इस साल का प्रॉफिट कब पता चलेगा, 31 मार्च 2022 को, सॉरी। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो बना, अगर मैं इसके फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, ये देखिए डेट क्या है, 30 जून 2021। तो 30 जून 2021 कौन से फाइनेंशियल ईयर में फॉल कर रहा है, ये तो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ और एंड होगा 31 मार्च 2022 को। तो 31 मार्च 2022 तो अभी बहुत दूर है, हम तो अभी 30 जून 2021 पर हैं। तो क्या हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट पता लग पाएगा? आप कहेंगे सर नहीं, एग्जैक्ट प्रॉफिट तो हमें पता नहीं लग पाएगा। तो वो पता लगेगा कब, 31 मार्च 2022 को। तो इसके लिए कहा गया भाई कैलकुलेशन के लिए आप ऐसा कीजिए, पिछले 5 सालों का आप डेटा उठाइए। वो तो आपके पास होगा, हाँ बिल्कुल होगा, और एग्जैक्ट डेटा ही होगा, बिल्कुल होगा। तो पिछले 5 सालों का जो आपका प्रॉफिट होगा उसका आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, और ये मान लीजिए कि इस साल में भी हमें लगभग इतना ही प्रॉफिट होगा। क्या कहा कि पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए और ये मान लीजिए इस साल भी हमें इतना ही प्रॉफिट होगा। ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज है, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए हो सकता है ज़्यादा हो सकता है कम हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई इतना ही होगा। लेकिन कैलकुलेशन के लिए इसने एक हमें टर्म दी कि भाई पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालिए और मान लीजिए कि इस साल भी हमें यही प्रॉफिट होगा। तो पिछले 5 सालों के प्रॉफिट हमें गिवन है। 2017 में प्रॉफिट हुआ 14,000 रुपये, 2018 में प्रॉफिट हुआ 18,000, 19 में प्रॉफिट हुआ 16,000, 2020 में हमें लॉस हुआ है 10,000 का, लॉस हुआ है 10,000 का, ठीक है, ये हमारा लॉस है 10,000 का। ओके, नेक्स्ट। देन 2021 में हमें प्रॉफिट हुआ है 16,000। अब ये 2021, ये 30 जून की बात नहीं कर रहा, 31 मार्च 2021 की बात कर रहा है। वहीं तो प्रॉफिट पता चलता है भाई, पिछला साल भी तो हमारा फाइनेंशियल ईयर रहा होगा 2020-21 भाई, 2020 से लेकर 2021 तक का हमारा फाइनेंशियल ईयर रहा। तो 31 मार्च 2021 को हमें प्रॉफिट पता चल गया 16,000। समझ में आ गया सर? समझ में आ गया। इसने आगे कहा कि भाई कैलकुलेट कर दीजिए ए का शेयर प्रॉफिट में जो भी आएगा अप टू द डेट ऑफ डेथ, और नेसेसरी जर्नल एंट्रीज भी पास करके दिखा दीजिए। क्लियर? जी सर क्लियर हो गया। अब इसको फटाफट से करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको कैसे करा जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसकी कुछ कैलकुलेशंस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि भाई मैं आपसे एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट किसका? फॉर लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम। पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम। तो पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? देखिए, तो भैया पहला प्रॉफिट था 14,000 रुपये था, फिर 18,000, फिर 16,000, फिर 10,000 का लॉस था ना, 10,000 का लॉस, और फिर 16,000 का प्रॉफिट। तो अगर मैं इन सब को प्लस कर दूं, इन सब को प्लस कर दूं, और लॉस तो माइनस होगा, प्लस मतलब लॉस है तो माइनस कर देंगे। तो अगर इन्हें हम सॉल्व कर ले तो हमारे पास 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा? तो आ जाएगा। आप कहेंगे सर आप यहाँ पर लिखिए 14,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 माइनस 10,000। माइनस 10,000 क्यों कर रहे हैं हम? लॉस भी है ना, और प्लस प्रॉफिट कितना था लास्ट का? लास्ट का प्रॉफिट था सर 16,000। लास्ट का प्रॉफिट था 16,000। और इन सब को अगर मैं डिवाइड कर दूं 5 से, 5 साल है ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा सर एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर्स आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? तो फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 14,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 माइनस 10,000 प्लस 16,000 डिवाइडेड बाई 5, इट विल कम 10,800।
तो हमें ये पता चल गया पिछले 5 सालों का अगर एवरेज प्रॉफिट निकाला जाए तो वो आएगा 10,800 रुपये। क्या आएगा? 10,800 रुपये। तो हमने मान लिया कि इस साल भी हमें कितना प्रॉफिट होगा? 10,800 होगा। इस साल भी कितना प्रॉफिट होगा? हमें मान लिया हमने 10,800 प्रॉफिट होगा। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सर एज शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट, यानी अप टू द डेट ऑफ डेथ। आप कहेंगे सर प्रॉफिट हुआ 10,800, प्रॉफिट कितना हुआ? 10,800, उसमें ए का शेयर कितना था? तो आप कहेंगे ए का शेयर, सर क्वेश्चन पे जाइए फटाफट से, ए का शेयर क्या देखिए यहाँ पर, ए का शेयर कितना? क्या ए बी सी किसी का भी शेयर पता था? नहीं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मान लिया जाएगा? इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मान लिया जाएगा? इक्वल। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर इक्वल था, तो इसका कितना हो जाएगा? 1/3। ये चीज़ तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैंने शेयर्स वगैरह की भी कैलकुलेशन आपको सिखा रखी है, मैं वीडियोस का उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसे भी आप देखकर सीख सकते हैं। अब टाइम के बेसिस की बात करें तो ये तो 10,800 पूरे साल का है ना, ये जो 10,800 ये पूरे साल का है, तो वो कितने दिन जिंदा रहा? वो कितने दिन जिंदा रहा, हमें इसकी भी तो बात करनी है भाई। वो कितने दिन जिंदा रहा, हमें ये भी तो बात करनी है। तो देखिए ना, उसकी जो डेथ हुई थी, वो डेथ हुई थी 30 जून 2021 को। कब डेथ हुई थी? 30 जून 2021 को। इट मीन्स वो कितने दिन जिंदा रहा? अप्रैल, मई, जून। जून के पूरे 30 दिन है ना, हाँ जी। तो इसका मतलब 3 महीने वो जिंदा रहा। कितने महीने जिंदा रहा? 3 महीने। अप्रैल, मई और जून, 3 महीने जिंदा रहा। तो 3 महीने टाइम आ गया। 3 महीने का क्या मिलेगा इसको? प्रॉफिट। टाइम के बेसिस पे है ना, तो कितने का मिलेगा? 3 महीने का। तो 3 महीने का निकाल लेंगे, 3/12 कर देंगे। ये समझ में आया? ये समझ में आया? हाँ जी सर, बिल्कुल आ गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10,800 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 12 एंड डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 900 रुपये। यानी कि ए को जो प्रॉफिट में शेयर मिलेगा वो मिलेगा 900 रुपये। कितना मिलेगा? 900 रुपये। अब इसकी जर्नल एंट्री की बात करते हैं। इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे? सुनिए जर्नल एंट्री। आप कहेंगे, सॉरी ये थोड़ा थिकनेस ज़्यादा हो गई है, आप कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अब सर ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट क्यों लिखा? देखिए सस्पेंस है ना, ये प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। 10,800 रुपये जो ये मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, ये तो एस्टिमेटेड बेसिस पे है ना, ये तो सिर्फ हमने एंटिसिपेटेड बेसिस पे मान लिया हमने थोड़ा सा, ये तो लेट कर आया ना कि भाई हो सकता है इतना ही प्रॉफिट हो, एक ट्रेंड ले लिया हमने, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट तो अभी नहीं पता ना, तो इसलिए इसको सस्पेंस में रखा जाएगा कि भाई सस्पेंस है, ये प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू किसको देना है? एज कैपिटल अकाउंट। अभी तो ए के अकाउंट में ट्रांसफर करना है ना, उसके बाद जो भी फाइनल बैलेंस बनेगा वो उसके एग्जीक्यूटर को या फिर उसके जो लीगल नॉमिनी है उसको पे कर दिया जाएगा। और वो कितना था सर? 900 रुपये। बताइए ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट, करंट ईयर के प्रॉफिट। समझ में आया? जी सर समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर पर। ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर पर सेम ए बी सी 3 पार्टनर है, 3:1 में बांटते हैं, उनका रेशियो गिवन है। नाउ दिस टाइम रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन। व्हाट इज द रेशियो? 3:2:1। सी डाइज ऑन 30 जून 2021। सी की डेथ हो गई है 30 जून 2021 को, सेम डेट पर। वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन अलग है। और अब की बार इसने कहा भाई अकाउंट जो क्लोज होंगे 31 मार्च को बंद होंगे, तो ये तो हमें भी पता है, कोई दिक्कत नहीं। सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 अमाउंटेड टू ₹6 लाख। 31 मार्च 2021 ईयर एंड तक, 31 मार्च 2021 ईयर एंड तक जो सेल्स हुई है वो हुई है 6 लाख की।
सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 21 टू 30 जून 21 अमाउंटेड टू ₹2,40,000 और जो सेल हुई है 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 30 जून 2021 तक वो हुई है 2,40,000 रुपए। कितनी हुई है? 2,40,000 रुपए। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 अमाउंटेड टू ₹30,000। 31 मार्च 2021 के फाइनेंशियल ईयर तक यानी उस ईयर के दौरान हमें जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 30,000। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है करंट ईयर का प्रॉफिट किसका? जो पार्टनर डेथ हो गए, किसका? यानी कि सी का। तो मिस्टर सी जो है उसकी डेथ हो गई है 30 जून 2021 को, तो उसके हमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। समझ में आया? जी सर समझ में आ गया। क्वेश्चन तो समझ में आ गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर है या ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स? आप सिंपली कहेंगे सर ये तो देख करके ही पता चल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर है। ध्यान से देखिएगा। ये जो है, ये जो मैंने बनाया है अभी, ये जो डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ये बना रहा हूँ मैं 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। ये मेरा हुआ फाइनेंशियल ईयर, यानी जो मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर है ये है। करंट ईयर मेरा ये है। ठीक है, करंट ईयर क्या है मेरा? ये वाला। इससे पहले वाला मेरा प्रीवियस ईयर बनेगा या नहीं बनेगा? ये मेरा प्रीवियस ईयर बनेगा और इससे आगे वाला मेरा नेक्स्ट ईयर बनेगा। चलिए यहाँ नेक्स्ट ईयर की तो बात ही नहीं है, तो इसे थोड़ी देर के लिए नहीं भी समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। ये मेरा करंट ईयर हुआ 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक। यहाँ पर एक इसने डेट बोली कि भाई यहाँ पर कहीं ये डेट है 30 जून 2021। ये जो डेट है वो कौन सी है? 30 जून 2021। 30 जून 2021 यहाँ पर ये डेट है। यहाँ पर सी की डेथ हो गई, सी डाइड, सी की मृत्यु हो गई। अब मुझे जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है वो करनी है यहां से लेकर के यहां तक, लेकिन मुझे एक्चुअल प्रॉफिट का पता चलेगा, वो पता चलेगा यहां पर 31 मार्च 2022 को। तो करंट ईयर जो मेरा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसका मेरे पास एक्चुअल डेटा, जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो मेरे पास नहीं है। लेकिन इसने कहा कि भैया पिछले साल के दौरान, यानी आपने इस वाले साल के दौरान जो आपने यहां पर सेल करी थी ना, यहां पर जो सेल्स करी थी आपने, वो थी आपके पास 6 लाख रुपए की। पिछले पूरे साल में, यानी यहां से यहां तक पूरे साल में, पिछले पूरे साल में जो सेल करी थी वो करी थी 6 लाख रुपए, और इस पे जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 30,000 रुपए। सेल करी थी 6 लाख की और प्रॉफिट कितना हुआ था? 30,000 का। और इसने ये भी कहा कि 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक, यानी इस पीरियड में जो आपने सेल करी है वो पता है। सेल जो है वो है 2,40,000। तो मुझे यहां का प्रॉफिट पता करना है। समझ में आया नहीं आया? भाई यहां की मुझे सेल पता है पूरे साल की, पिछले साल इतनी सेल करी थी, और पिछले साल उस सेल पे प्रॉफिट कितना हुआ था? 30,000। इस साल 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 30 जून 2021 तक, यानी अप टू द डेट ऑफ डेथ, हमने जो सेल करी है वो करी है 2,40,000। तो उस पर मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। समझ में आया नहीं आया? जी सर समझ में आ गया। तो अब मैं देखिए प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूं यहां से और यहां तक का, यानी इस वाले पीरियड का, इस वाले पीरियड का मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूं यहां से यहां तक का। क्लियर? आप कहेंगे सर सेल अगर मेरे पास 6 लाख थी पिछले साल, तो 30,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 2,40,000 पे कितना प्रॉफिट होगा? तो आप कहेंगे इफ सेल्स आर ₹6 lakh, देन प्रॉफिट इक्वल्स टू, प्रॉफिट कितना है हमारे पास? इफ सेल्स हमारे पास कितनी है? 6 लाख, तो प्रॉफिट कितना है? 30,000 है या नहीं है? इफ सेल्स इज ₹1, अगर 1 रुपये सेल होगी, देन प्रॉफिट, ये हम वही है जो हम तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते थे, 3rd and 4th स्टैंडर्ड में हम पढ़ते थे ना, एक कॉपी का प्राइस दे रखा है तो आपको 4 का निकालना होता था, 5 का निकालना होता था। आप कहेंगे सर 30,000
को डिवाइड कर दीजिए आप 6 लाख से। और अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है 2,40,000 की सेल पे, इफ सेल्स आर ₹2,40,000 देन प्रॉफिट कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 30,000, तो हमें पता है प्रॉफिट है डिवाइडेड बाई 6 लाख, डिवाइडेड बाई 6 लाख। ये तो हमारे पास पहले से गिवन थी पहली इक्वेशन, और निकालना कितने पे? 2,40,000 पे। समझ में आया नहीं आया भाई? जो जिस पे गिवन है उससे मैंने डिवाइड कर दिया, जो मुझे फाइंड आउट करना है जिस पर मुझे फाइंड आउट करना है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया? जी सर समझ में आ गया। तो फटाफट से देखिए 30,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 2,40,000 इट विल कम 12,000। कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा सर 12,000, 12,000 रुपये। तो मुझे जो पता चला ये 12,000 रुपये प्रॉफिट, ये मुझे कहाँ से कहाँ तक का प्रॉफिट गिवन है? ये मुझे ये वाला प्रॉफिट पता चल गया 12,000, ये प्रॉफिट मुझे पता चल गया 12,000। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है सर किसकी डेथ हुई थी? सी की। सीज शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट। सी का शेयर निकालना मुझे करंट ईयर के प्रॉफिट में। आप कहेंगे सर 12,000 रुपये प्रॉफिट आया है करंट ईयर का, उसका शेयर किसका? सी का। इसमें तो देखना पड़ेगा क्यों? बिकॉज शेयर जो है मुझे गिवन है ना, रेशो गिवन है ना। तो फटाफट से देखिए क्या रेशो था, ये देखिए 3:1। इसका मतलब 3:1, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। तो सी का शेयर कितना हो जाएगा? 1/6। समझ में आया नहीं आया? सर समझ में आ गया, ये तो ईजी है, ये तो हम करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप सीख रहे हैं, अब मुझे बहुत खुशी है। तो ये हो जाएगा 1/6। क्या सर यहाँ पर टाइम भी कंसीडर करें? आप कहेंगे सर कैसी बात करें, टाइम क्यों कंसीडर करें? ये तो टर्नओवर के बेसिस पे था, और ये जो प्रॉफिट निकला है 12,000 ये तो है ही कब से कब तक का? 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 30 जून 2021, यानी प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। और हमें वही तो चाहिए होता है, ये पूरे साल का प्रॉफिट थोड़ी है, ये तो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पीरियड तक का ही प्रॉफिट है। तो इसको डिवाइड कर दीजिए 6 से, तो ये आ जाएगा 2,000 रुपये। 2,000 रुपये। समझ में आया? जी सर समझ में आ गया। अब फटाफट से इसकी भी जर्नल एंट्री में कोई चेंज नहीं है, वैसी ही होगी जैसी अभी हमने करी थी। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। पता चल गया है सस्पेंस क्यों लिख रहे हैं? जी सर। 2 किसको दे रहे हैं? सी को। अभी तो सी की कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, जो भी फाइनल अमाउंट बनेगा वो उसके नॉमिनी को यानी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे कर दिया जाएगा। कितना रुपए है? 2,000। यहाँ तक समझ में आ गया? सर बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत आसान है, ये तो हम 2 मिनट में इसकी कैलकुलेशन कर देंगे। समझ में आ गया सर? जी सर। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे व्यूअर्स ज़्यादातर जो है वो अभी तक उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये वीडियो अगर आपने देख ली तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। थैंक यू सो मच।